हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? जनवरी 2023 से जून 2023 तक जो भी करंट अफेयर्स में रहा है, चाहे वो नेशनल रहा हो या इंटरनेशनल रहा हो, या इकोनॉमिक की दृष्टि से या खेल की दृष्टि से, किसी भी पर्सपेक्टिव में वो करंट में रहा है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, तो उन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एडुटेरिया की ये जनवरी से ये जून तक की मैगजीन आई हुई है, बट इसमें डाटा लास्ट तक का दिया हुआ, लास्ट जून तक का। क्लियर है? दूसरी चीज़, ये ना सिर्फ आपके बिहार के एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आपका राजस्थान पीसीएस हो, यूपी आरओ एआरओ हो, या कोई भी अदर एग्ज़ाम जो अभी होने जा रहा है 2-3 महीने के अंदर अंदर, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले हम स्टार्टिंग में 100 फैक्ट डिस्कस करते हैं, यानी कि लमसम ये 100 फैक्ट हैं जो आपको देखने हैं। तो आपको बताना है इसमें कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? वो केरला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ओडीएफ, तो पहली चीज़ जो भी रहती है ना, वो अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पहला ओडीएफ जिला कौन सा है? वो वायनाड जिला है। कहाँ पे? केरला का। सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर फंड बनाया किसने? ये बनाया केरला ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण यानी कि लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भोपाल है वो। भारत का पहला राज्य जिसने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन, कहाँ पे? पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली लगाई है, तो केरला है वो। नेक्स्ट है, भारत का पहला ये रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है आपका वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया, तो पंजाब है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया, तो केरला है वो। मैं आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये कहाँ पे बना है? ये जोगी घोपा आसाम में। और ये तो बार बार पूछा जा रहा है। पहला अंडरग्राउंड वाटर ट्रायल रन कहाँ, किस शहर में हुआ? कोलकाता में हुआ। जबकि पहली अंडरसी ट्विन टनल कहाँ पे है? ये मुंबई में है। नेक्स्ट, माउंट अन्नपूर्णा यानी नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? अर्जुन वाजपेयी है। तो ये पूछा जा सकता है। जबकि पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? कोची में। नेक्स्ट, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर बनाया? लखनऊ में। यूपी पीसीएस वाले ध्यान दें इसको, आरओ एआरओ वाले, एपीएस वाले और बीईओ वाले, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना है? लखनऊ में बना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, चुनाव आयोग ने किस राज्य विधानसभा में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? तो कौन? कर्नाटक है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राज्य है जिसने अज्ञात निकाय को डीएनए डेटाबेस बनाया है, तो हिमाचल प्रदेश। एप्पल कंपनी ने अपना पहला स्टोर किस जगह बनाया? मुंबई में बनाया है। पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बना है? बेंगलुरु में बना है। विश्व का पहला 3D हिंदू मंदिर किस राज्य में? तेलंगाना में। नेक्स्ट, भारत की पहली न्यू मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? यानी कि न्यू मेट्रो कहाँ पे? देहरादून में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? उच्च रक्तचाप और मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये है आपकी, ये रवनीत कौर है। रवनीत कौर बार बार पूछा जाएगा, देख लेना इस क्वेश्चन को। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तेलंगाना है। कौन सी? कूल रूफ पॉलिसी। नेक्स्ट,
100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा है। क्या? 100%, यानी कि रेलवे का यहाँ पे विद्युतीकरण कर दिया गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। कौन सा राज्य? हरियाणा है। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किया, कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा कोर्ट में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये। आगे देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ये बना कृष्णा प्रकाश। चलिए आगे देखते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? ये बना पटना नगर निगम। तो बीपीएससी वाले इसको ध्यान दें, बीपीएससी वाले इसको ध्यान दें, कौन सा बना? पटना नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया? तो कोची मेट्रो बन गया है वो। क्लियर है? आगे देखते हैं, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला कौन सी? पहली व्यापार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? जयपुर में। आरपीएससी वाले इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, कहाँ पे बनी? जयपुर में बनी है। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे? कोलकाता में बनाया जा रहा है, तो कोलकाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनबीएच से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन सा है? तो ये एम्स नागपुर में जो है वो है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन है? मुथमिज सेल्वी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला 100% डाइमेथनाइल ईथन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? तो आईआईटी कानपुर ने। यूपी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन सा है? क्या? इसमें बताना है आपको, भारत का सबसे कुशल बंदरगाह है पीपावाव पोर्ट, गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना एशिया की, तो कहाँ पर है? ठाणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? यानी सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये है आपका झारखंड में। चलिए आगे देखते हैं, इंटरनेट वन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो कौन सा? गोवा राज्य है जहाँ पर इंटरनेट की पहुंच सबसे ज़्यादा अधिक है। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह आपका मेघालय में। कहाँ बनाया जा रहा है? मेघालय में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? क्या पूछ रहा है? सबसे कम किसकी है? तो यह है आपकी बिहार। बीपीएससी वाले और यूपी वाले और आरपीएससी वाले ध्यान रहे, कहीं पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सबसे कम कहाँ पे? बिहार में। आगे देखते हैं, आपको बताना 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। सही है। अगले देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? ये बिरसा मुंडा के नाम से है, राउरकेला में। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या न्यूज़ रही है टॉप 100 में। IQAIR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताना है आपको कौन सा है? तो कौन सा है? वो लाहौर है। सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। आगे देखते हैं, सऊदी अरब की ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली, कहाँ पे? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है? तो पहली को से पूछ लेता तो रियाना बरनाबी। कौन? रियाना बरनाबी है। वहीं पर अगर बात किया अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला कौन है? यूएई की पहली महिला सुल्तान अल नयादी, रियाना बरनाबी अल नयादी। चलिए आगे देखते हैं, अपनी नई बनाने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? न्यूयॉर्क बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली की मंजूरी दे दी गई है? तो जापान में दे दी गई है। आईआईटी मद्रास किस देश ने अपना पहला
ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51। आईआईटी मद्रास द्वारा आईआईटी मद्रास द्वारा किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया? तो कहाँ पर ये आईआईटी मद्रास ने अपना खोला? ये तंजानिया में। आगे देखते हैं, किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव लाया? कौन? बहरीन लेकर आया है ये। आगे देखते हैं, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी यानी कि MF हाइड्रा, ये क्या है? ये भी पूछा जा सकता क्या है? यह पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी तो किस देश द्वारा चलाया गया है? ये नॉर्वे द्वारा चलाया गया। कौन द्वारा? नॉर्वे द्वारा। आगे देखते हैं, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग की स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ये घाना बन गया है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे पहले रोबोटिक चेक इन सहायक की लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम सारा है, सारा मैम। क्लियर है? आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह कामी रीता शेरपा। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर। कितनी बार? 27 बार, तो कामी रीता शेरपा। आगे देखते हैं, अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? तो यह है आयरलैंड। क्लियर है? आगे देखते हैं, किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? पर्यटन के लिए विशेष वर्ष, तो कौन सा? नेपाल द्वारा घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, फिनलैंड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिनलैंड को अभी जो है नाटो में शामिल कर लिया गया है, तो नाटो में अब कुल देशों की संख्या कितनी हो गई? 31। क्लियर? आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में कौन? सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो तिब्बत को सबसे कम स्वतंत्र है। सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? सबसे अमीर, तो यह है न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास खोला है? तो किसने? ईरान ने खोला है। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं, किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF का उद्घाटन किया? तो JF अगर आए तो ये पवन सुरंग किया किसने? चाइना ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो कहाँ पे? अमेरिका में। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्रों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया? भारत बन गया। कब? मार्च 2023 में। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, ये तो आपको पता ही, पहले चाइना हुआ था लेकिन अब अमेरिका है। क्लियर? किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? कहाँ पे? भारत में है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप, एशिया का सबसे बड़ा है 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप कहाँ पे? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली मोबाइल BSL प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो यह है रामबाण, यानी जैसे हमने पहले जो सीरीज चलाई थी रामबाण के नाम से, वही इसका नाम है। भारत का पहला क्वांटम आधारित दूरसंचार नेटवर्क किस शहर में शुरू किया गया? ये नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की? तो ये फिनलैंड है, जो 31वां सदस्य बना है नाटो का। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रा को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह स्टार्ट कार्यक्रम। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की किस छठी और अंतिम पनडुब्बी को समुद्री प्रशिक्षण किया? तो बागसीर नाम है इसका। क्या? बागसीर। आगे देखते हैं, केनिया का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो यह ताइफा। किसका? केनिया का है ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारफिश को किसने लॉन्च किया गया? तो स्पेस
एक्स कंपनी द्वारा स्टारफिक्स को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती की गई? तो नासा द्वारा। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट पर सबसे पहले टकराया था? तो ये गुजरात के तट पर टकराया था। आगे देखते हैं, विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित की गई? तो दुबई यूएई में आयोजित की गई। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन ग्लोबल रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने हैं? तो ये अभिलाष टॉमी बना है, अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये किम कॉटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको डाल लो, किम कॉटन। क्लियर है? अब देखते हैं, IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, 100% लिख लो। तो ये विराट कोहली बन गया है IPL में 7000 रन बनाने वाला। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, ये युजवेंद्र चहल, ये पूछा सकता है। सबसे कम गेंदों पर यानी कि 13 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसका नाम है? तो यशवी जायसवाल। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बाबर आजम ने। सभी ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया बन गई है। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा है। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? तो एडिडास को चुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो आप। आगे देखिए, भारत का पहला सौर शहर बन गया कौन सा? सांची बन गया है। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पट्टी पक्षी जनगणना की गई? उड़ीसा में की गई है। इंपॉर्टेंट है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ऐसी पॉजिटिव कोई भी चीज़ होती है तो केरल में पहले स्टार्टिंग होती है उसकी। तो पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे, किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में। यूपी में एग्जाम में ध्यान रहे इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया गया? भिवाड़ी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया गया। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट दोनों। जल शक्ति के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा? तो तमिलनाडु। अब कोई राजस्थान में मारा ना, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झीलें हैं, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झीलें यानी लेक्स हैं। अब देखिए कुछ, अब ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे का देख लेते हैं हम 2023-24 का, क्योंकि हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि केंद्रीय बजट पूछ ले, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है BPSC का या फिर UPPCS का एग्जाम का। तो स्टेट का ना पूछ के आपका वो सेंट्रल का पूछ लेता है। तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे लाइफ, एक प्रोग्राम था लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट से रिलेटेड। गोवर्धन आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज से रिलेटेड है। आपको मिष्टी का बहुत पता होना चाहिए। मिष्टी M से देखिए मैंग्रोव है, तो मैंग्रोव इनिशिएटिव है। M से मैंग्रोव, मिष्टी किससे संबंधित है? मैंग्रोव से। भारत श्री में क्या काम करना है कि भारत शेयर्ड रेपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, तो इन्हें पांडुलिपियों को एकत्रित करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं जो बनाए गए हैं, आपको इन पर ध्यान रखना है। मैं बता दूं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाएगा। तो जनजातीय से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी रहती है तो पूछी जाती है वो। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में हुआ है। लैंडर महोत्सव ये पूछा जाता है। लैंडर महोत्सव कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में, या फिर आपके कहें लद्दाख में भी। उसके बाद आपको देखना है थाबे, क्योंकि बिहार PCS का ये टीचर का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो देख लें। थाबे गोपालगंज बिहार में हुआ है, गोपालगंज बिहार। गज उत्सव, गज से आपको पता है हाथी कहाँ होंगे? काजीरंगा आसाम में। आगे देखते हैं। बाकी आपको देखना आदि महोत्सव कहाँ हुआ है इस बार? वो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, खजुराहो का आपको पता है कि मध्य प्रदेश में, एलोरा अजंता पता आपको महाराष्ट्र में है। बाकी गंगा सागर का आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में है। और ये देख लो जो RPSC के देने जाएंगे तो वो देख लें कि अवतार महोत्सव कब हुआ? जनवरी 2023 में राजस्थान में हुआ है। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री को विभिन्न देशों में सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए गए हैं। तो देखिए मिस्र का आपको कैसे याद रखना है? मिस्र का
तो ऑर्डर ऑफ नाइल यानी कि नील नदी के ऊपर ही है ये, तो नील नदी के ऊपर है। तो नील कहाँ पर है? मिस्र में है। अगर आपको इतना पता होगा तो आप बता दोगे कि मिस्र में ये अवार्ड दिया गया है। और देखिए फिजी वाला आपको कैसे याद रखना है, और उसके अवार्ड में ऑलरेडी फिजी मेंशन किया हुआ है, तो इसको याद रखने की टेंशन नहीं है। आपको दो देखने हैं, पपुआ न्यू गिनी वाला और पलाऊ गणराज्य वाला। पपुआ न्यू गिनी में क्या है? न्यू, देखिए न्यू है ना, और यन, तो ऐसे करके याद रखना है इसका। कंपेनियन है ना, तो ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो हु। तो पलाऊ गणराज्य में कौन सा मिला? एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। तो देखिए पलाऊ के आगे पलाऊ नाम लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ एक याद रखना है, ये पपुआ न्यू गिनी। तो जो भी इसमें अगर नाम नहीं मैच करे तो आप मान देना फिर पपुआ न्यू गिनी है उसका। क्लियर है? अब केंद्रीय बजट की बात कर लेते हैं। देखिए केंद्रीय बजट में पता होना चाहिए आपको कि 1 फरवरी को पास किया गया था ये, और 3 चीज़ों पर यह बजट जो केंद्रित था। कौन सा? पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा, विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, वृद्ध आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब ये इसमें 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, तीसरा पर्यटन, चौथा हरित विकास। अब ये देखिए बजट का कभी कभी साइज पूछ लेता है, बजट का साइज कितना है। अब पहले देखिए केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7 का रहने का अनुमान है, और टोटल बजट का साइज कितना था? 45,03,097 करोड़, यानी कि 45.03 में देगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बजट का ये साइज है। कुल प्राप्तियों से आपको मतलब नहीं, हुए नहीं पूछा जाता ना, ये ना फिर राजस्व प्राप्ति पूछी जाता ना, या फिर कैपिटल रिसिप्ट। कुल खर्चा का भी कोई मतलब नहीं आपको इसमें डाटा याद करने का। आपको अब ये डाटा याद करना राजकोषीय घाटा, यानी कि फिजिकल डेफिसिट कितनी रही है। तो फिजिकल डेफिसिट रही है आपका 2023 में, 23-24 में अनुमान है। 23-24 में यहाँ पर डेट उस पर भी याद रखना कि कब कब पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो 23-24 में रह सकती है जीडीपी का 5.9%। अगर कुल देखी जाए तो 17,86,816 करोड़ रह सकती है। राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट कितनी है? 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा है 1.7 और प्राथमिक घाटा 2.3। बाकी के इनमें डेट में नहीं पूछता, बट वो पहले का ही इसमें डेट में पूछ लेता है कि 17,86,886 करोड़ रुपए है ना, या फिर 5.9%। नेक्स्ट ईयर की बात चल रही है 2023-24 की। अब चलिए देखते हैं। अब 25-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 तक रहने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 4.5 तक। वहीं पर अगर बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसकी 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। तो कितना रेंज रखी गई है इसकी? राज्यों के लिए रेंज रखी गई है 3.5, और इसमें 0.5 और ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना रहा? 17,86,816 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं। अब रुपया आता कहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए यूपी के एग्जाम में पूछा था, हो सकता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पूछा जाए, राजस्थान में, बिहार शिक्षक भर्ती में। तो सबसे पहले रुपया देखिए सबसे ज़्यादा जो आता है बोरोइंग से आता है, यानी कि 34% बोरोइंग से आता है। उसके बाद जीएसटी से आता है 17%, फिर निगम कर से, और फिर आयकर से। तो आपको देखिए उधार पहले लिखना है, या फिर बोरोइंग लिखना है, फिर जीआईसी, जी से जीएसटी, आई से हमारा जो इंटर कॉलेज था, मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नाम होता है तो इसका, लेकिन जी से जी, और फिर CI, GCI कर दो इसको। पहले तो लास्ट तो ये था, लेकिन GCI कर दो आप, क्योंकि कुछ ही पॉइंट ज़्यादा है। तो 15% आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन रुपए में कुछ पॉइंट ज़्यादा है ये। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो आप GCI के नाम से याद रखो, GCI। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब रुपया जाता कहाँ है? रुपया जाता कहाँ बजट का? तो ब्याज अदायगी में जाता 20% रुपया। अगर सपोज करो 100 रुपये बजट में है, तो 20 रुपये तो ब्याज अदा करने में चले जाते हैं भारत के। सही है? दूसरा, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना? 18%। और बाकी आपको क्या देखना, फिर रक्षा में देखना कितना खर्च होता है, 8%। तो 3 डेटा आपको इसका याद रखना और 3 डेटा इसको याद रखना, ये स्टार्टिंग का ऊपर का। क्लियर है? एक और चीज़, 2023-24 का बजट में 7 प्राथमिकताएं हैं, जबकि आप बिहार का बजट की बात करें तो उसमें 8 प्राथमिकताएं डिसाइड है। अब ये एग्जामिनर ऐसे करके क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी बजट की प्राथमिकता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बजट की बात कर रहा,
केंद्रीय बजट की बात कर रहे हैं, फिर वो राज्य बजट की बात कर रहा है ना, स्टेट बजट की। तो इसमें देखिए समावेशी विकास पहला, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा अवसंरचना एवं निवेश, चौथा सक्षमता को सामने लाना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति, सातवां वित्तीय क्षेत्र। तो देखिए भाई, आपको इसमें से कोई भी अटपटा दे देगा कि वित्तीय समावेशन ऐसा कुछ डाल के या कुछ और टर्म दे देगा, तो भाई आपको ये सातों के सातों पता होने चाहिए और स्टेट वाले के आठों पता होने चाहिए। क्लियर है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, इस बारे बजट में देखिए क्या किया गया है कि हम जो है एक ऐसी कृषक वर्धक निधि बनाएंगे, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। क्या बनाएंगे? एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। उसके बाद में देखिए इस बजट में भाषण दिया गया श्री अन्न के बारे में। श्री अन्न मतलब मोटा अनाज। तो मोटे अनाज में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, ये ध्यान रखना। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा बड़ा निर्यातक भी है मोटे अनाज का। नेक्स्ट, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। कहाँ पे बनाया जाएगा? मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। ये बनाया जाएगा हैदराबाद में। एक सेकंड रुको। श्री अन्न का वैश्विक केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में बने गए। नेक्स्ट, पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की गई है। तो कितने रुपए? 6,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं उसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुपालन डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की ऋण का लक्ष्य रखा है। कितना? 20 लाख करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट डाटा, इसको याद कर लो। लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा भी गया था, 2 साल हो गए शायद। अब 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे इस बजट के हिसाब से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का मिशन लाया गया है। कब तक? 2047 तक। आपको एग्जाम डायरेक्ट डेट पूछता कि कब तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कर दिया जाएगा, तो 2047 तक। क्लियर है भाई? तो 0 से 40 साल के लोगों को यहाँ पर 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी इसमें। और एक और चीज़ याद रखें, एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनेगा। तो छोड़ दो इसको लिए। तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कैसे उपलब्ध कराई जाएगी? तो देखिए पहले आकांक्षी जिले होते थे, तो इसमें 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कितने में? 500 में। नेक्स्ट देखते हैं, पीबीटीजी। तो आपको पता ही होगा, जनजातीय समूह से रिलेटेड है पीबीटीजी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाई जा रही 750 एकलव्य मॉडल आवासीयों में 38,000 भर्ती करेगा। तो यहाँ तो भर्ती का तो कोई क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पीएम आवास योजना के लिए 66% की वृद्धि हुई है। कितना हो गया? 79,000 करोड़ कर दिया गया है। कितना? 66% की वृद्धि, ये पूछा गया था। आगे देखते हैं। अब ये देखिए भारत श्री क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत श्री क्या है? एक डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। क्या है? डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। तो इसमें प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटल करके उसे स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, रेलवे के लिए कितने रखे गए? 2.40 लाख करोड़ रुपए रेलवे के लिए रखेंगे, अब तक सबसे ज़्यादा। उसके बाद है, सक्षमता को सामने लाने के लिए आई गोट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। काय के लिए? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास बन लाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और बाकी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ मिशन लाइफ स्टार्ट किया गया था, जिसकी चर्चा बजट में हो गई है। एक दूसरा मिशन है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में लाया जाएगा। तो इसमें क्या है? ये देखिए, जीवाश्म ईंधनों के आयातों को निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। कितना? 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बाकी इसके साथ लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय प्रशासन प्रणाली शुरू की गई।
तो ये छोड़ दो। पीएम प्रणाम क्या है? पीएम प्रणाम ये रासायनिक उर्वरकों संतुलित प्रयोग करने के लिए लाया गया है वैकल्पिक उर्वरकों के रूप में। क्या है? पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम ऐसा लगे आपको प्रणाम हो रहा कुछ, तो नहीं, वैकल्पिक उर्वरक से संबंधित है ये। तो इसके तहत होगा क्या कि गोवर्धन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिस धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए से कुल 50 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र लगाए जाएंगे। क्लियर भाई? आगे देखते हैं युवा शक्ति में क्या किया गया है। युवा शक्ति में तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ जो क्वेश्चन पूछे जा चुके पूछा जा सके। तो एक ये देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये क्या होंगे? जो सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा। क्या? सीमावर्ती गांव में जो भी बॉर्डर पे गांव है उनको डेवलप किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो उसका नाम रखा गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आगे देखते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी मॉल क्या होंगे? यूनिटी मॉल देखिए एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री के लिए अपनी राजधानियों में या उससे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिट मॉल स्थापित किए जाएंगे। क्या? यहाँ पे देखिए जीआई उत्पाद मिलेंगे, एक जिला एक उत्पाद वाले आइटम मिलेंगे और हस्तशिल्प उत्पाद मिलेंगे यहाँ पे, तो इन्हें क्या नाम रखा है? यूनिटी मॉल। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। कब? मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए, याद रहे आपको। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। कितना? तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं। 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। क्लियर भाई? आगे देखते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख हो गई है। नेक्स्ट व्यक्तिगत आयकर में क्या हुआ? 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य पेंशनभोगी के लिए 15,000 तक उपलब्ध कराई गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं में पूछ लेता है कौन से में कितना रखा गया। अगर बात करें प्रधानमंत्री ये मनरेगा की तो 60,000 करोड़ रखी गई है इसमें। जल जीवन मिशन की बात करें तो 70,000 करोड़ रखे गए हैं इसमें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो 60,000 करोड़। एग्जाम में बोल देगा कि मनरेगा में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बराबर राशि रखी गई, तो बात ये ठीक है। अगर ये मिनिस्ट्री वाइज देखा जाए तो रक्षा के लिए वो परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रक्षा के लिए है। क्लियर है? इसमें देख लीजिए आप, अगर बात की जाए रक्षा मंत्रालय के लिए कितना है इसमें टॉप खर्च, तो आपको ये देखना है। तो टॉप खर्च टोटल मिलाकर रक्षा का ज़्यादा है, यानी कि समथिंग 6 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर सड़क मंत्रालय है। अगर मंत्रालय के हिसाब से पूछो तो आपको मंत्रालय में बताना, रक्षा, दूसरा सड़क, तीसरा रेल। क्लियर है? इसका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। कालाजार को पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा है? 2023 तक। तो WHO का कब है? WHO ने रखा 2030 तक कालाजार का। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कब पूरा कर लिया जाएगी? 2023 तक। आत्मनिर्भर की ये तो छोड़ दो, ये देख सकते हो ब्रॉडगेज रेड रूट को 2000 मतलब 100% विद्युतीकरण 2023 तक रखा गया है। नेक्स्ट है कृषि में शून्य डीजल का उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबके लिए आवास आपको पता है कि पहले 22 तक था, अब 24 तक कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक की जाएगी। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का 50% कम करने का लक्ष्य 2024 तक। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक। और भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब रखा है? 2025 तक। ये बात की है डिजिटल इकोनॉमी है ना, एक $1 ट्रिलियन की, और वैसे है नॉर्मली 2024-25। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर, पहले तो 22 तक था, अब 25 तक कर दिया गया है इसको भी। भारत को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा कब तक?
ये बनाया जाएगा 2025 तक। नेक्स्ट, पेट्रोल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। नेक्स्ट, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट का आपको पता है 2030, बाकी के सबके 2030 हैं इसके। चलिए आगे देखते हैं। एड्स का 2030 है, मलेरिया उन्मूलन का 2030 है, इलेक्ट्रिक वाहन का 2030 है, रेलवे नेटवर्क जीरो कार्बन का 2030 है। इंपॉर्टेंट ये नोट कर लो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047। भारत को ऊर्जा संयंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर, ये तो छोड़ दो। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन 2050। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है 2070। नेक्स्ट देखते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे देख लो कि इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले ही पेश किया जाता है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? बी अनंत नागेश्वरन। कौन? बी अनंत नागेश्वरन थे। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए 2021-22 का अंतिम अनुमान जो था, जीडीपी में वृद्धि 8.7, जबकि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7 था। तो पहला तो छोड़ दो, 2023-24 में इतना रहने का। तो 21-22 का आप देख लो कि 8.7 और 6.7। अब देख लीजिए राजकोषीय घाटा 2023 में लास्ट कितना रहा? 6.7। 2022-23 में 6.4 रह सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना अभी भारत में? तो अभी भारत में 563 बिलियन डॉलर, 563 बिलियन डॉलर है। ये ध्यान रखना है, अभी आपको लेटेस्ट डाटा है ये। क्लियर है? मुद्रास्फीति देखी जाए, अगर आप देखें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित तो 6.8 और थोक मूल्य पर है 11.5। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट डाटा है, विभिन्न देशों में निवल शून्य प्रतिज्ञा, यानी कि बताना है आपको वो कब तक रखा टारगेट। भारत ने टारगेट रखा 2070 तक, जबकि चाइना, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी ने रखा 2060 तक, तुर्की 2053। बाकी अगर बात की जाए तो ये बड़े देशों ने इन्होंने 2050 तक रखा, अधिकतर ने, जर्मनी 2045। आपको भारत का याद रखना है और इनका याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चाइना का भी देख सकते हो, चाइना ने कब तक रहा? 2060 तक। अगर बात की जाए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि में, तो कृषि क्षेत्र में कितनी रही है? 3.5। वहीं बात करें औद्योगिक क्षेत्र में कितनी रही है? 4.1। सेवाओं में कितनी रही है? 9.1। तो सबसे ज़्यादा सेवाओं में, दूसरे पे औद्योगिक, तीसरे पे ये अपना प्राथमिक क्षेत्र। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान देखिए, वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान है, दोपहिया वाहनों में पहला स्थान है, दूध उत्पादन में पहला स्थान है, कच्चे इस्पात उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा चाइना के बाद इसमें कच्चे इस्पात में दूसरे नंबर पे, मोबाइल में दूसरा, अंडा में तीसरा, जो देखना आपको मैं बता दूं, ऑटोमोबाइल वाला पूछा जा सकता तीसरा है इसमें, फार्मास्यूटिकल वाला पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहता, तो इसमें तीसरा स्थान है। बाकी रेल नेटवर्क में पूछा जाता तो चौथा स्थान है इसमें, विदेशी मुद्रा भंडार में छठा स्थान है इसमें, विश्व व्यापार की सेवा निर्यात में 7वां, मास 8वां, ये तो छोड़ दो फिर। क्लियर है? अब आगे देखते हैं आर्थिक समीक्षा के कुछ पॉइंट देख लेते हैं अब, कि 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.0 से 6.8 तक रहने का अनुमान लगाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्षों और इससे अधिक आयु के लोगों के शहरी बेरोजगारी दर कितनी रही है? 7.2% रही है। अलग अलग एजेंसियों ने ये परिवर्तन हो गया डाटा भी, तो अगर पूछा जाए फिर भी तो वर्ल्ड बैंक का याद रख लो, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 6.9 रह सकती है, IMF के हिसाब से 6.8। दो इम्पोर्टेंट है। RBI ने भी इतना ही बताया जितना IMF ने बताया, तो दोनों 6.8 बता रहे हैं। बाकी इम्पोर्टेंट में देखना है, और ये पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 करोड़ लाभार्थियों को सत्यापन किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से 2019 के बीच गरीबी से ऊपर आए हैं। ये देख लेना कितना, 41.5 करोड़ लोग। क्लियर है भाई? ऐसा पता नहीं हकीकत में हुआ कि नहीं, बट इकोनॉमिक सर्वे में है। वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। कितने? 14,500। आगे देखते हैं कितनी
टीके खुराकें लग गई हैं 220 करोड़ से अधिक, यानी कि एक आदमी 2-3 लग गई है ना। ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? ई श्रम पोर्टल है आपका असंगठित कामगारों के लिए। तो अब तक यानी कि दिसंबर 2022 तक कुल 28 करोड़ लोगों ने इस पर अपना पंजीकरण कराया था। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण और भविष्य की तैयारी में 2070 तक भारत को, आपको पता है, लक्ष्य रखा है शून्य का। और भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% बिजली क्षमता करने का 2030 का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक गैर जीवाश्म में 50%, ये तो आपको पता ही है। बाकी इसके साथ ही 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। कब तक? 2047 तक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेगा? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक कम से कम 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। क्लियर है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। क्लियर है भाई? अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद है बाकी इंपॉर्टेंट में देखते हैं और क्या है। अभी ये इंपॉर्टेंट में देखिए कृषि क्षेत्र में क्या हुआ। भारत में 315 मिलियन टन, कितना? 315 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। अब देखिए कितना? 315.7 मिलियन टन। तो डायरेक्ट ये पूछा जाता क्वेश्चन, BPSC तो पूछ लेता है। कृषि निर्यात में 50.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है भारत। नेक्स्ट है 44.3 लाख जैविक किसान हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। कहाँ पे? भारत में। चलिए आगे देखते हैं। अभी मोटा अनाज का देख लो कि भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। एशिया का कितना? 80% और वैश्विक उत्पादन कितना? 20% है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अधिनियम के तहत 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न दिया गया है। और बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है, दूसरा सबसे बड़ा, और विश्व का सबसे अधिक जेनरिक दवाई उपलब्ध कराने वाला देश है, जो वैश्विक आपूर्ति की 20% हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट देखते हैं। फार्मास्यूटिकल फार्मा उद्योग में भारत का तीसरा स्थान है, और जबकि अगर मूल्य के आधार पर देखा तो 14वां है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है। 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है भारत का लक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में 4.4 मिलियन डॉलर से वित्त वर्ष इतने 22 में 11 मिलियन तक 3 गुना वृद्धि हुई है। कितनी? 11.6 मिलियन तक। कोयला का उत्पादन बढ़कर कितना हो गया? 911 मिलियन टन। पूछ लिया सकता है कि बढ़ा है घटा है, बस इस तरीके से। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है? 9.1%। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई। कितनी? 75। भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यानी FDI में भारत 7वां बड़ा, सबसे ज़्यादा FDI आती है ना। और बीमा कंपनियों में FDI 49 से बढ़ाकर कितनी गई? 74% कर दी गई है। बीमा बाजार दुनिया का सबसे 10वां बड़ा बाजार है। अगर वहीं पर व्यापार निर्यात की बात किया है तो 332 बिलियन डॉलर है। व्यापार आयात बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि घाटा है। सही है भाई? घाटा सही नहीं होता यार, सही है भाई क्या। वहीं पे बात किया है, देखिए इसमें 2011 में कृषि उड़ान 2.0 को इसमें लाया गया था। अक्टूबर 2021 में। कभी कभी योजना की डायरेक्ट डेट पूछ लेता है। भारत के पास में विदेशी ऋण कितना? 610 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और जबकि विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 562। तो यानी कि हमारे पास ऋण ज़्यादा है और जबकि भंडारण कम है इसका। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 141.4 लाख करोड़ रुपए से इतने परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। तो क्या है? परियोजनाओं को फंड कराया जाएगा इसमें। तो ये आई कब थी? 2021 में, अगस्त 2021 में। ये यूपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगस्त 2021 में आई थी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। 9 लाख करोड़ रुपए की क्षमता का कार्य कर रही है। अब इस आगे देखते हैं।
नेक्स्ट, विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है, सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, इसमें द्वितीय स्थान पर 27 पॉइंट, तृतीय पर हाइड्रो का है। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, पूछा जाएगा। वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है। क्लियर है। जलमार्गों की कुल नौगम्य क्षमता कितनी है भारत में? 14,850 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। 68,031 वर्ग मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। कौन सा? चौथा। आगे देखते हैं। अभी भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ हो गई है, तो 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 97% से अधिक मोबाइल फ़ोन द्वारा किया गया है। यानी कि टेलीफोन उपभोक्ताओं में 97% मोबाइल फ़ोन द्वारा जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें टेली घनत्व की तो है 84.8%। दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 270। बिहार में टेली घनत्व आपको पता होना चाहिए कितना? 55.4। तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कुल प्रजनन दर बतानी है आपको नए सर्वे के हिसाब से, NFHS के हिसाब से कितनी है? 2.0। अगर नमूना पंजीकरण के हिसाब से पूछे तो 2.0 ही है। अगर शिशु मृत्यु दर की बात पूछे तो 35.8। अगर नमूना पंजीकरण के हिसाब से पूछे तो 28। मातृ मृत्यु दर इसमें पता नहीं, इसमें 97 बताई गई, पुराना डाटा है। वहीं नवजात मृत्यु दर 24.9, इसमें 20 बताई गई है। कम आयु की बच्चों की मृत्यु दर 41.9। इसमें देख लेते हैं कि भारत शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता कौन सा? देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है कहाँ पे आता है? भारत पहले नंबर पे है, दूसरे पे मैक्सिको, तीसरे पे चाइना। जो लोग विदेशों में रहते हैं अपने अपने देश को धन भेजते हैं तो उनमें पहले नंबर पर भारत है, दूसरे में मैक्सिको, तीसरे पे चाइना। आगे देखते हैं। टॉप 3 निवेश करने वाले FDI देश। तो देखिए भारत में कौन से? सिंगापुर में सबसे ज़्यादा आता है, सिंगापुर से, दूसरा मॉरिशस, तीसरा UAE। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस। और सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन से? कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में, दूसरा सेवाओं में, तीसरा व्यापार में। क्लियर है भाई। अब G20 कुछ बैठकें होने वाली, तो हम उसी के हिसाब से बताऊंगा मैं कौन से एग्जाम में कौन सी पूछी जा सकती है। अगर कोई यूपी का एग्जाम है तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? वाराणसी में पूछा जा सकता है। टूरिज्म की बैठक आपकी श्रीनगर में होगी क्योंकि वहीं पर है। और बात की जाए G20 की अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक कहाँ पर हुई है? 100वीं वाराणसी में हुई है। और G20 की शेरपा की दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? केरल में हुई थी। और बाकी आपको देखना मॉडल G20 बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। एंटी करप्शन की बैठक कहाँ हुई है? तो गुरुग्राम में हुई है। और G20 पर्यावरण और जलवायु की बैठक कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है। शेरपा की पहली बैठक उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है BPSC RPSC के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ के नाम परिवर्तन किए गए हैं। अब नाम परिवर्तन करने से तो मुझे लगता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट तो आ नहीं जाएगा, है ना। फिर भी देखिए सरकार की मंशाएँ जो भी हैं, इसमें हमें क्या टेंशन लेनी है। तो अहमदनगर का किया गया अहल्याबाई होलकर नगर। बाकी औरंगाबाद का पूछा जा सकता है तो छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। उस्मानाबाद का धाराशाही कर दिया है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं। दिल्ली में एक पूछा जा सकता है, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया है। अब देखिए कुछ एग्जामों में यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी एग्जाम जनवरी से लेकर जून तक हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। पहले ही पूछा गया था इसमें UP PCS का एग्जाम जो 14 मई को हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि युवाओं को कौशल प्रदान कुल कितने कौशल के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाए जाएंगे? बजट में कहा गया है 30 बनाए जाएंगे। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिंस हैरी ने लिखी है। स्पेयर प्रिंस हैरी ने लिखी है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। कहाँ पर? ताइवान में। यानी कि 1 वर्ष आपको सेना में देना ही देना होगा। बहुत अच्छा काम है, तो भारत में भी होना चाहिए। तो पोप बेनेडिक्ट 16वें ने हाल ही में निधन हुआ है, तो क्या है इनके बारे में? तो देखिए जर्मनी के मूल निवासी थे, 60 वर्ष से 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो दोनों बातें सही हैं इनकी। तो अभी किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये येती एयरलाइन थी। कौन सी? येती एयरलाइन। नेक्स्ट है सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? ये राजस्थान में किया गया। तो RPSC में पूछा जा सकता है। फिर विश्व वेटलैंड दिवस आपको पता 2 फरवरी को मनाया जाता है। PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो 2021 में। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या? मातृ मृत्यु दर तथा
नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। नेक्स्ट है योजनाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखिए डिस्प्यूट था, तो पहला तो गलत है। दूसरा है पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की गई है, दूसरा सही है। न्यूजीलैंड ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है, तो न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या है, धूम्रपान पर 2025 तक धूम्रपान पर पाबंदी लगा देनी है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है, बिमल जालान ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसमें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान इससे कोई मतलब नहीं रखता है। पीएम गति शक्ति योजना मैंने बताया था कि देखिए इसका बोल दिया था कि 2022 में शुरू हुई, नहीं 2021 में शुरू हुई थी, है ना, तो पहला गलत था, दूसरी बात सही थी इसकी। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व के में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन सा था, तो देखिए 9वां स्थान था। इसमें हमने कई सारी रिपोर्ट में देखा 9वां स्थान था। इसमें एडिटोरियल में भी गलती से किया है, जानबूझ के इन्होंने सर्च नहीं किया है, बट 9वां स्थान था। लेकिन कमीशन ने ध्यान रहा कि यूपी ने हथगढ़नी से अपना वही मान लिया था आंसर, बट हो सकता है चेंज किया नहीं किया, अभी आंसर क्या ही नहीं, जब आंसर क्या आएगी तो पता लगेगा। उसके लिए आपको 2 साल और वेट करना पड़ेगा आंसर के लिए, तो इससे अच्छा कि आप 9 ही मान लो मेरे हिसाब से, या खुद सर्च करके देख सकते हो भाई। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, तो ये बाकी रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी 2017 में आई थी, संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आई थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य 2014 में आई थी, तो यही सही नहीं है, तो ये सही नहीं है इसका। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। नेक्स्ट है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो हरियाणा में। निसार उपग्रह, तो निसार में इसरो और नासा दोनों है। मानव विकास रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें गलत थी, तो इसे आप काट दो तो ज़्यादा बेहतर है। बजट के हिसाब से वित्तीय क्षेत्र के लिए कौन सा वाक्य सही है, जीएसडीपी का 3.5 राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है, मैंने बताया था, और बाकी 0.5 की एक्स्ट्रा में अनुमति दे दी गई है विद्युत के क्षेत्र में चल के। तो किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया, तो ये था टैक्स स्कैंडल। कौन सा एक केंद्रीय बजट 2023-24 में अनुमानित सही राशि बताइए, इसमें कौन सा है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ये है। देखिए इसमें वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय ये भी लिख दिया था, तो ये भी लिख दिया था, वहाँ पे ये डिस्प्यूट होता है इस क्वेश्चन पर, लेकिन इसका आंसर सी है, स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये इसका सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो तुमकुर कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट है कुल परिव्यय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सब्सिडी का 9% ये सही नहीं है, 7% के करीब सब्सिडी है। चलिए आगे देखते हैं। G20 प्रसिंचन के निम्नलिखित में तो कौन सा सही है, तो प्रत्येक चिन्ह में 7 पखंडियों वाला एक कमल है, ठीक है। प्रत्येक चिन्ह की 7 पखंडियाँ 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती हैं, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये देखिए हमने अभी बताया था, बागीर नाम है इसका। किस केंद्रीय बैंक ने अपनी करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की, तो ऑस्ट्रेलिया ने हटाने की घोषणा की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन सा अति सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है, तो पहले पर पांडुचेरी, दूसरे पर लक्षद्वीप, तीसरे पर गोवा। नेक्स्ट है 2022 प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध उपन्यास साहित्य अकादमी का ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन थे, अनुराधा राय हैं, तो इंग्लिश में मिला है इनको साहित्य अवार्ड। एससीओ फिल्म 2023 महोत्सव में कौन सा कथन सत्य है, तो संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दूसरा एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ फिल्म की दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट देखिए किसे जनवरी में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो यह है क्रिप्स हिपकिंस। नेक्स्ट है प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी, जामनगर में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन थे, MM कीरावनी। अब ये देखिए UPSSC बंदरगाह में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में आपको विचार करना है, तो यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव भरने का हिस्सा है, तो पहली बात सही थी इसकी। नेक्स्ट है कि अभी किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल गठन किया गया, तो कूनर राष्ट्रीय उद्यान में, क्योंकि चीतों की बहुत ज़्यादा मौत हो रही है यहाँ पे। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे अगस्त 2023 में मनाया गया भारत में, ये कहाँ, पेरियर केरल में। COP27 कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वर्किंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ
भारत निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो कौन सा है? यह है स्पेन। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो COP27 में भारत के निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की। ये बात क्या है? सही है। COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 350 गीगावाट गैर जीवाश्म का लक्ष्य रखा। 305 नहीं है, ये 500 है, तो ये गलत था, तो इसका आंसर ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली को के सामान्य मापदंडों को लोकसभा में किस अधिनियम में पेश किया गया? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI। भारत का परिस्थिति का जनक कौन है? तो रामदेव मिश्रा। अब देखिए PT 68 में क्या पूछे गए थे, जिससे क्या आइडिया होता है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्राई साइकिलिंग को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बोधगया पर किया गया है। नेक्स्ट, एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने। देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण को पूरा किया गया? 576। पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। किसने? किरोट पारिक समिति ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर में रैंकिंग नहीं दी गई है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, नहीं तीनों को रैंकिंग मिली है। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यानी डोनो पोलो हवाई अड्डा उदाहरण क्या है? ईटानगर में है डोनो पोलो हवाई अड्डा। जनवरी को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में घोषित किया गया। तो हिमालय याक था। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ पर आयोजित किया गया है? श्रीनगर में आयोजित किया गया है। तो किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? गुवाहाटी में। कामरूप देखिए उसी के नाम पे है ना। तो नेक्स्ट देखना, 90 में भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सुखना झील चंडीगढ़। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा? तो सितंबर को मनाया जाएगा। चीन के तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, कौन सा? तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मैगिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डालो। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा, तो मोना लुआ है। ठीक है। तो हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। किसको? ये हैं आपकी शेहान करुणा तिलका की, श्रीलंका की है। इनके उपन्यास का नाम भी याद रहे, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? तो लॉरेंस ये लिवरमोर लेबोरेटरी है। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? पर मैक्राइसिस। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीला गठबंधन शुभारंभ किया? स्पेन। तो आपको याद होनी चाहिए, स्पेन और सेनेगल दोनों ऐसे हैं। क्लियर है? पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया? तो जापान ने किया है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाएगा? तो जाक्सा है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ऑप्टिमस है। नेक्स्ट देखते हैं, जो अभी पूछा गया है फरवरी में छत्तीसगढ़ PCS में, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। तो ये बात ठीक है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 400 गीगावाट है, ये भी ठीक है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात में है।
तो ये बात भी ठीक है। तो यानी ये इनमें से ये तीनों बात सही है जी, इन्होंने अपने आप ही हटा दिया। नेक्स्ट है क्वाड समूह के संदर्भ में बताना आपको। क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई थी। चलिए देखते हैं आगे। तो अभी इसमें सही कौन सा? क्वाड 2022 की हिंद की जागरूकता की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई है, तो इसमें एक ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या बातें सही हैं? तो ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग के 162 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था। कितनी? 6 टीमों ने। नेक्स्ट, भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे देखते हैं। फीफा से अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो मुंबई में खेला गया था ये। नेक्स्ट देखते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ लिया गया। कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण, 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। क्या? प्रभा अन्य को यह पुरस्कार दिया गया। ये बात ठीक है। तो आगे देखते हैं 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? मोहसेन शहीदी को। नेक्स्ट है इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए अंतिम पीएसएलवी मिशन का नाम क्या है? पीएसएलवी C54। G20 का वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत। कौन सा? ये 18वां है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं स्व महारानी एलिजाबेथ स्वर्गवासी महारानी एलिजाबेथ 2 के बारे में क्या चीज़ें सही नहीं है इसमें? तो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी वो, ये बात सही है। 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रहीं, ये बात भी ठीक है। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी, ये बात भी ठीक है। तो गलत इन्होंने हटा दिया। निम्न में से कौन सा गलत है? अब ये देखिए, ये हेरिटेज का मतलब क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। सेहत का सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं G20 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? G20 समूह यूरोपियन यूनियन और 19 अन्य देशों का औपचारिक समूह है, ये बात ठीक है। G20 का सचिवालय लंदन में है, तो G20 का सचिवालय लंदन में है। तो ये कंफर्म करके बताओ आप लंदन में है कि नहीं है? ये G20 कोई सचिवालय नहीं है, तो कोई सचिवालय नहीं, तो ये मुझे लगता है यही गलत होगा इसका। तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है, तो ये बात ठीक है। अब देखिए UPPCS 2023 में जो जुडिशरी का एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? किरिल गैब्रोगियन। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति और दीर्घकालीन पूंजी अभिलाप कर पर अधिभार आरोपित किया गया। कितना? 15% अधिभार लगाया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग था। टॉम ऑफ स्पेंड बार बार पूछी जाने वाली, ये पिछले एग्जाम में छत्तीसगढ़ में पूछी थी, तो गीतांजलि श्री ने देखिए रिपीटेड हो गया क्वेश्चन ये। WHO पारस्परिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये देखिए पिछली बार PCS में पूछा था, इस बार इसमें पूछ लिया जामनगर में। बियोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो के द्वारा विकसित किया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से कब तक लागू होंगी? 2021-22 से 25-26 तक लागू होंगी। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेश में विकसित रोबोट सेंसिंग उपग्रह जिसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, तो बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। नेक्स्ट है इसमें मैच कराना आपको, देखिए सूची 1 का सूची 2 है। इस्माइल सामाजिक मंत्रालय, सेहत, रक्षा और स्वनिधि आवास और सार्थक शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? तो यूनिसेफ ने जारी की थी। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 रोवर को प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली से संबंधित क्या 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया? तो यूनिसेफ ने शुरू किया है। जेफ वेजोस के स्वामित्व वाली एयरस्कोप कंपनी का नाम क्या है? तो ब्लू ओरिजिन नाम है इसका। चलिए आगे देखते हैं। अभी भी भाई अगर ये आपको ये वाली सीरीज अच्छी लगी तो मैं पूरी इसको एडिटोरियल करा दूंगा, प्लस में इसके एडिटोरियल की जो मॉक है यानी कि करंट अफेयर की जो मॉक है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो एटलीस्ट हम अगर सपोज करो कि 10-10, 15-15 हम पेज अगर इसके डिस्कस करें तो 5 दिन के अंदर अंदर हम इसको ईजिली डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल
में भारत की आकांक्षाओं के बारे में, ये देखिए पुराना क्वेश्चन हो गया, ये तो डिस्कस नहीं कर रहे, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जन समर्थ पोर्टल संबंधित है किससे? क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो, भारत से जुड़ो जापान में? नेक्स्ट है विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर गया? गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो आशा कर्मियों को मिला है ये। और देखिए इसमें मिलान करना, या आप मिलान कर लें इसका, इनका योजनाओं का जो भी है। तो अब ये देखिए आयुष्मान भारत इसमें आया था, कुसुम 19 में आया था 2000। अभी नेक्स्ट है भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? तो रामपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछा जा सकता है फिर। तो प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रैंड वेंटिलेटर विकसित किया गया? तो ये बेंगलुरु द्वारा। ये कितने खर्च का अनुमान है? तो पुराना बजट है, तो इसे छोड़ दीजिए। अब ये देखिए राजस्थान में कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर की, इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि कौन से स्टेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर जब हम MCQ करेंगे तो हम फिर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया था। यह किस नदी पर बनाया गया था? मच्छू नदी पर बनाया गया था। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है तो हरियाणा। तो अभी तो 21 भी आ गए, मैं 21 डिस्कस कर लेंगे। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण मिला है ना, किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय संगीत, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती रेखा शर्मा है। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था? तो 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट है व्लादिमीर जेलेंस्की क्या है? ये राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? यूक्रेन के। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो पूनम गुप्ता है। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 8वीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए करंट अफेयर में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ही हैं। अब आपको लग रहा है कि कोई स्टेट स्पेसिफिक का कुछ ऐसा गया खाली में, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अहमदाबाद में कौन से 36वें, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है? सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया आशा पारिक को। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के कौन से 33वें मुख्यमंत्री हैं? चर्चा में रही गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चेन्नई में है। ये कहाँ पे? चेन्नई में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर? तमिलनाडु में। रिलायंस द्वारा कहाँ पर बनाया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोर्ड, तो ये कहाँ पे चलती है? ये चलती है आपके केरला में। नेक्स्ट देखते हैं 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस फ्रांस करेगा। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2022 में प्रतियोगिता में कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनअप रही है? तो रूबेल शेखावत रही हैं। गोवा में आयोजित IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस वर्ष को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो चिरंजीवी को। किसे वर्ष का? अब ये देखिए ये कौन सा, ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे जो पेपर हुए थे। तो हाल ही में चर्चा में रहा अरुण जलविद्युत परियोजना भारत और किसके बीच में? नेपाल के बीच में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी राजीव कुमार हैं। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सेल्यू 1 क्या है? ये अंतरिक्ष स्टेशन है एक। DRDO के अध्यक्ष कौन है? अभी समीर बी कामत। किसने 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियंडर चैंपियनशिप में अपना 25वां खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो HDFC द्वारा। एलेस वॉलिस्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वे किस देश के? बेलारूस के। SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर को किस देश ने की थी? तो उज्बेकिस्तान ने की थी। कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला 1957 में कंचनजंगा को फतह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो कर्नल प्रेमचंद थे। नेक्स्ट है भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका देहांत हो गया? तो गुलाम अब्बास मुंतशिर हैं। भारत सरकार ने
कब तक यानी कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है। तो आर प्रज्ञानंदा किस खेल से के खिलाड़ी हैं? शतरंज के हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्थान द्वारा फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट ने 2022 को निधन हो गया है। तो क्या सेवा की स्थापना के लिए जानी जाती थी। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकसित भारत की घोषणा कब तक? 2047 तक। तो आर्टेमियस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन किसका? नासा का द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नोबेल शांति पुरस्कार किस देश को कार्यकर्ता को नहीं मिला? देखिए यूक्रेन को मिला है, रशिया को मिला है, बेलारूस को मिला है, तो फिलीपींस को नहीं दिया गया है। तो ये बकिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत ने 61 पदक जीते। कितने? 61। नेक्स्ट, कौन सा पुल रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? क्रेज ब्रिज, जो जिस पर बमबारी की थी। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कौन थे? जॉन मैकार्थी को। अब देखिए सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड में जो हुए थे उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य जीता? तो मनिका बत्रा ने जीता है। मेक इन इंडिया कितने साल पूरे हो गए? 8 साल पूरे हो गए। 2014 में लाया गया था। भारत को मतलब 76वां पैदल सेना दिवस मनाया कौन सा? 76वां 76। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता? तो हैदराबाद ने जीता है। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? नागालैंड में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? साबरमती नदी पर। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मैकालू पर चलने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो अभी इनका देहांत हो गया, तो सबिता कंसवाल थी ये। पद्म विभूषण पुरस्कार से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो आप देख लो कि इनमें से किसे नहीं पुरस्कृत किया गया? तो नटराजन को नहीं, विशिष्ट त्रिपाठी को मिला, प्रतिभा राय को मिला, स्वामी सच्चिदानंद को। आगे देखते हैं, सुधा सिंह जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो एथलेटिक्स से जुड़ी हुई थी। प्रचंड क्या है? तो ये एक हेलीकॉप्टर है। क्या है? हेलीकॉप्टर। तो अरियट्टो और मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर घोषित किया है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उन्नयन करना है? तो स्कूलों का उन्नयन करना। कितना है? 14,500 है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल जीता? तो स्वाति पाबो ने। जलवायु परिवर्तन में देखिए बार बार पूछ लिया है क्वेश्चन, तो 8वां भारत का। तो निसार नासा व इसरो के मध्य दोहरी, देखिए ये यूपी में पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रहे इसमें। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अभी उत्तर प्रदेश में किसी के जीआई टैग मिला है? बनारसी पान को मिला है, रामनगर भंटा को मिला है, बनारसी लंगड़ा आम को मिला है, हाथरस हींग को मिला है, बादा सजर पत्थर, आदमचीनी चावल, मुजफ्फरपुर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा, बिलासपुर, नगीना के लकड़ी और अमरोहा की ढोलक को मिल गया अभी, और रामपुर के अमरूद को मिल गया है। रामपुर अमरूद। तमिलनाडु क्या है कि मनपराई मुरुक्कू है ना, कम्बम, ये तो इसमें नाम ऐसे याद नहीं होने के, तो ये स्लिम फ्रेर, ऊटी, थुथुकोडी, निगाम, मायलाड़ी, तो ऐसे करके याद रखो तो एक आइडिया लग जाएगा। लद्दाख लकड़ी की नक्काशी, बिहार, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अप्रैल 2023 में मरचा चावल को मिला, कहाँ पे होता है? पश्चिम चंपारण में। छत्तीसगढ़ का भी याद कर लो, नागरी दूबराज। मध्य प्रदेश के देख लो जो एमपी का देने वाले हैं, रीवा सुदर्चा आम, सरबती गेहूँ, हमारे सरबती चावल होता है। तो मोरना गजक, गोंड पेंटिंग और जुएन का बॉन्टिक प्रिंट, ग्वालियर का हस्तनिर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट हैंडलूम साड़ी, डिंडोरा का लो स्लिप जम्मू कश्मीर में, बसोली पेंटिंग हिमाचल में, कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ स्तर द्वारा अप्लाई किया गया था। तो देखिए अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये बहुत हेल्प करेगी क्योंकि नई करंट अफेयर है, तो आप नीचे कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि इसकी नेक्स्ट वीडियो लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, सीधा एमसीक्यू डिस्कस करा दी जाए। तो आप जैसा कहेंगे उसी टाइप से सीरीज कंटिन्यू कराई जाएगी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।